हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग जो है एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, उसी के प्रिपरेशन में बात करेंगे कि एग्जाम का जो है पेपर कैसा आ रहा है और आने वाले दिनों में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ बात करेंगे इसके ऊपर। और जो आज एग्जाम 14 सितंबर का 4th शिफ्ट हुआ है, उसके एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या क्या आए थे वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या क्वेश्चंस आज आए थे एग्जाम में। जीएस की बात करेंगे, जीएस में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे उस पर पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके, आपके पास आ सके, हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं आप तक पहुंच सके। आइए चलते हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन है हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आया था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है, ये क्वेश्चन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में जुलाई से कह सकते हैं सितंबर तक के बहुत ज्यादा ही भारी वर्षा होती है, ये क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि 2021 के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में गरीबी भारत के किस प्रदेश में गरीबी 1% से कम रही है। तो हम आपको बता दें केरल ऐसा एक राज्य है जहां पे गरीबी जो है 1% से भी कम है। अगर अब बात करें सबसे ज्यादा तो हमारा सबसे ज्यादा बिहार जो ये अगर आने वाले दिनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है इस टाइम पे। बात करें तो बिहार सबसे गरीबी वाला राज्य है। और बात करें केरल राज्य, केरल सबसे कम। बात करें 1% से पूछा तो केरल की जो है 0.55 ये है वहां की गरीबी प्रतिशत, मतलब वहां के लोग गरीब। और अगर बात करते हैं केरल के बारे में तो केरल जो है साक्षरता दर सबसे अधिक, अगर पूरे भारत में किसी की साक्षरता दर है सबसे अधिक तो वो केरल राज्य की। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन उठा है तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो केरल की है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तस्वीर है केरल राज्य की वहां के। चलिए हम आप के लिए अगला क्वेश्चन है कि 1906 का स्वदेशी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो 1906 का जो स्वदेशी आंदोलन था वो वारिशालगढ़ में हुआ था, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे, प्ले इट माई वे के पुस्तक के लेखक। ये पुस्तक पहली बार आपको बता दें किसके ऊपर है, तो ये है जो कहते हैं क्रिकेट ऑफ गॉड्स, मतलब हमारे सचिन जी के ऊपर है, सचिन तेंदुलकर, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। तो इसके जो लेखक का नाम पूछा था वो बोरिया मजूमदार है। अगर ये भी पूछ सकता है ये आत्मकथा, मतलब कि एक पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई आने वाले दिनों में, तो वो सचिन तेंदुलकर के ऊपर है ये बुक, आत्मकथा जो लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत हम लोग करते हैं, हार्ड वर्क ही समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस को ढूंढना और लाना, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आज एग्जाम में आए हो, जो बच्चों ने आज एग्जाम दिया अगर उनसे पूछेंगे तो यही एग्जैक्ट 4 सेट में क्वेश्चन आए थे। आप चाहे तो उनसे पूछ भी सकते हैं, इसमें कोई हेर फेर नहीं है। क्वेश्चन जो एग्जैक्ट हमें पता है, जो हमें बच्चों ने बताया वही हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो आप लोगों के लिए इतना हम लोग दौड़ भाग करते हैं, समझ लीजिए। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी कि क्वेश्चन का कैसा आ रहा है, कैसा पूछा जा रहा है, तो उनको एक आइडिया मिलता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। और हम बता दें हमारी रीजनिंग की जो क्लासेस लगातार चल रही है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग चैनल आप लोग अगर आप इस वीडियो जो हमने अभी जो क्लास कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2023 में फ्लैडर्स कप किस धावक ने जीता। तो जो 100 मीटर की बात करते हैं और 200 मीटर की बात करते हैं, ये दोनों जो है अमलान वोरगोहेन ने जीता है, वोरगोहेन ने जीता है ये 2023 में फ्लैडर्स कप। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है। तो इंडिया गेट हमारे दिल्ली में स्थित है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एक है गेटवे ऑफ इंडिया, हम आपको बता देते हैं गेटवे, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। गेटवे ऑफ इंडिया ये जो है हमारा मुंबई में स्थित है, लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में यही इंडिया गेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा हमने आप लोगों के लिए जो है एक तस्वीर भी लगा दी कि ये गेटवे इंडिया जो है ये दिल्ली में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं और बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन क्या आया था। आपको वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताएं, कमेंट में जाके जरूर बताएं। जो भाइयों ने आज एग्जाम दिया वो भी कमेंट में करें, जो क्वेश्चन छूटे हैं वो भी पता चले, जानकारी मिले और बच्चे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है पीएम लघु उद्योग में उद्यमियों को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री योजना एक जो है शुरू की गई थी कि जो लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं, अपनी छोटी फर्म शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जो है धनराशि अगर बात करें तो वो 10 लाख रुपए तक की है। यहाँ पे लघु उद्योग के बारे में बात करेगी तो उसका है राशि जो है 10 लाख रुपए तक की है। इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था। यहाँ पे पूछा होली किस माह में मनाया जाता है, तो होली जो है वो अगर बात करें तो मार्च में मनाया जाता है, लेकिन ये हमारे कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, ये इंग्लिश कैलेंडर है कि मार्च। लेकिन अगर बात करें भारतीय कैलेंडर मतलब जो हमारा अपना जो है उसके हिसाब से तो ये फाल्गुन माह में मनाया जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर हम कुछ क्वेश्चंस की और बात करें तो आपको थोड़ा बहुत और बता देते हैं हम लोग। हम यहाँ पे जैसे एक बार पूछा था कि रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है, तो देखिए रक्षाबंधन यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये माह नहीं पूछा था, इसलिए यहाँ पे इसी तरीके से चैत बैसाख माघ कार्तिक इस तरीके से ऑप्शन पूछा था। और आप बात करें गुड़ी पर्व एक पर्व होता है जिसको खिचड़ी कहते हैं और वो यहाँ पे मनाया जाता है, उसके बारे में पूछा था वो किस माह में मनाया जाता है। कुछ बेसिक सी जानकारी आपको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, आपको याद करके जाने, हो सकता है आपके आने वाले सत्र में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये तो रहा जो आया है, जो आने वाला है उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। ये बहुत ही प्यारा सा गाना ऐ मेरे वतन के लोगों, सॉन्ग के निर्देशक कौन है, तो श्री रामचंद्र। अगर आपको बता दूं इसके जो गायिका हैं हमारी जो है लेट श्री जो है मिसेस मतलब कह सकते हैं, क्या कहते हैं कि लता मंगेशकर जी हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें इनके ऊपर बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एसएससी बनाता है कि इनको जो है किस वर्ष में भारत रत्न मिला था। देखिए भारत रत्न किस वर्ष में मिला था, तो इनको भारत रत्न जो है लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला था। हालांकि ये क्वेश्चन आया भी है आज, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं भारत रत्न जो है लता मंगेशकर जी को जो दिया गया वो 2001 में दिया गया। और ये श्री राम, यहाँ पे जो क्वेश्चन था ऐ मेरे वतन के सॉन्ग के निर्देशक वो श्री रामचंद्र जी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने बताया ना, ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया था, एमटीएस का जो आज का एग्जाम 4th शिफ्ट का हुआ था, उसमें ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि 2021 में किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब देखिए यहाँ बात कर रहा है 2001, तो 2001 की बात करें तो लता मंगेशकर के साथ साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी दिया गया था। अब यहाँ पे एक जो टॉपिक की बात है तो अब ऑप्शन डिपेंडेंट ये क्वेश्चन हो जाता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। अगर दोनों तो हो, अगर दोनों होंगे तो ए बी के साथ होगा, हो सकता है लता मंगेशकर जी की बात करी हो सकता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करी हो, तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट बेस्ड है आप क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से लता मंगेशकर एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोनों को जो है भारत रत्न सम्मानित किया 2001 की, पर्टिकुलरली ये 2001 की बात कर रहा है। तो इस यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एसएससी के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में एक है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही बार एसएससी के सीपीओ की बात करें, सीजीएल की बात करें या सीजीएल की बात करें, ये तो एमटीएस का एग्जाम है, तो ये जो है बहुत ही फेवरेट, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है सीपीओ सीजीएल सीजीएल सारे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2000 ये पूछा जा चुका है। लता मंगेशकर जब निधन हुआ था तो पूछा गया था लता मंगेशकर जी का जो है किस भारत रत्न किस वर्ष सम्मानित किया गया था। ये एक क्वेश्चन अभी हाल ही में बना था जो सीजीएल में कि लता मंगेशकर जी को कौन से मतलब एक फ्रांस में कुछ वहां पे हुआ था, कोई अवार्ड सम्मानित किया गया था, तो पूछा गया था कि उनकी सर्वोच्च नागरिकता किस जगह की मतलब किस देश से द्वारा प्रदान किया, तो फ्रांस था। मेरे कहने का
का अर्थात ये मतलब है कि लता मंगेशकर से रिलेटेड जो है बहुत ही उनसे क्वेश्चन एसएससी फेवरेट मानी जाती है, मतलब एसएससी क्वेश्चन बनाती है, तो आपको इनके बारे में बहुत ही डीपली पढ़ के जाना चाहिए हमें लगता है। इनके बारे में और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ये कहाँ से बिलोंग करती थी, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन भी बनाया जा चुका है। तो ये मेरी कुछ राय है, आपको पढ़ लेना चाहिए इनके बारे में। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात करें तो इनसे पूछा जा सकता है कि ये किस क्या कहते हैं उसे रिलेटेड है, तो ये भी आपको क्वेश्चन देख के जाना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंगली गधे ऊंट किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अगर गुजरात के कच्छ के रण की बात करें तो वहां पे जंगली गधे पाए जाते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। जो जंगली गधे होते हैं वो किस जगह पे पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में, तो ये गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा हमने ज्यादा ही पेन चला दिया तो उसको इरेज कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन, और आगे बढ़ते हैं। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो आज 25 क्वेश्चंस आए थे, तो सारे जितने हमसे हो सके हैं, जितने हमको पता लगे हैं 25 में 20, 22, 23, हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन वही लेने की कोशिश करी और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश करी है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्रुथ लव एंड लिटिल मलिस के लेखक कौन है। तो इसके खुशवंत सिंह हैं, इसके जो है ऑथर मतलब लेखक हैं। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी इंग्लिश की चर्चा करें तो यहाँ पे ये जो वर्ड मलिस लिखा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए ये वोकैब की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है द्वेष, मतलब किसी से ईर्षा, द्वेष मतलब मलिस, कोई द्वेष मतलब ऐसा व्यक्ति। इसके बारे में एंटोनिम सिनोनिम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे जीएस से थोड़ा हट के बात इसलिए करी, जो मलिस वर्ड है इसको आपको देख के जाना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम के परिप्रेक्ष्य में आपको देख के जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन ये भी है। मलिस की हम एक पर्टिकुलर मलिस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन था ट्रुथ लव एंड लिटिल मलिस के लेखक वो खुशवंत सिंह जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन बेस्ड डिपेंडेंट हो सकता है। बेरोजगारी और मौद्रिक नीति के बीच संबंध, तो हमें लगता है जो बेरोजगारी और मौद्रिक नीति के बीच संबंध होता है वो प्रोपोर्शनली टू मतलब होता है, मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टू होते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे। अब ऑप्शन डिपेंडेंट ऑप्शन क्या दिया गया था, क्या पूछना एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या ही पूछा गया होगा, तो वो नहीं है, तो फिर हमें आंसर में भी थोड़ा तकलीफ है कि मतलब बताने में, तो आप लोग देख सकते हैं हालांकि इसका आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है। मतलब आपको हम समझा दें, एक होता है संवैधानिक, यहाँ पे थोड़ी सी डीप चर्चा करेंगे, एक होता है सांविधिक, क्योंकि हमने बताया ये जो क्वेश्चंस आए हैं उसी पे चर्चा नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में हम जो है क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये इन दोनों में बहुत ही मतलब, एक होता है सांविधिक, एक होता है संवैधानिक। इनमें दोनों में डिफरेंस करना पाना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है, यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा संवैधानिक। संवैधानिक के मतलब होता है कि जो संविधान के अंतर्गत, जब संविधान हमारा बनाया गया उसके अंतर्गत कौन सा रखा गया था। तो हम बात करते तो बहुत सारे, जैसे हम संविधान के अंतर्गत अगर बात करें तो वित्त आयोग ही नहीं था, ये तो आंसर हमने लगाया वित्त आयोग, ये ऑप्शन था इसलिए हमने लगाया। ऑप्शन में क्या नहीं था, जैसे हम बात करें वित्त आयोग हो गया, जैसे वहां पे एक ऑप्शन दिया गया था योजना आयोग। हम देखिए कुछ डीपली चर्चा करने की भी कोशिश कर रहे हैं, योजना आयोग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद योजना आयोग का जो है, इसके बाद मतलब इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको पूछा गया था संवैधानिक निकाय है, तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। अब हम चर्चा करते हैं कि संवैधानिक और सांविधिक में अंतर क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन, ये तो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। फिलहाल एसएससी थोड़ा सा कम, लेकिन यूपीएससी से रिलेटेड जो बच्चे चाहे उनको पता है। सांविधिक मतलब होता है संविधान के विधि द्वारा, मतलब यहाँ इसी के वर्ड में छिपा हुआ है इसका अर्थ संविधान विधि द्वारा, मतलब संविधान के विधि द्वारा जो मतलब कहते हैं अमेंडमेंट जिसको कहते हैं सुधार, मतलब संविधान के विधि द्वारा जिसको जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, वो सांविधिक होता है। और संवैधानिक वो होता है जो संविधान जब बनाया जा रहा था मूल रूप से जो संविधान के अंतर्गत थे। जैसे वित्त आयोग की बात करें, यूपीएससी की बात करते हैं, या बात करते हैं भारत के कैग की बात करते हैं, ये सारे संवैधानिक है। कैग के अलावा अगर हम बात करें महाधिवक्ता की बात करते हैं, ये जो अटॉर्नी जनरल होता है कह सकते हैं उनका जो है, और बहुत सारी हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, वित्त आयोग हो गया, इस सारी बहुत सारी मतलब संस्थाएं हैं जो संविधान के अंतर्गत जब संविधान बना तभी रखा गया था। लेकिन हमने यहाँ पे चर्चा करी संवैधानिक क्या होता है, सांविधिक क्या होता है, जो संविधान के तहत, जैसे संविधान के तहत मतलब जैसे संशोधन किया गया हो, जैसे हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं, इसका जो है
ये मूल कर्तव्य की बात करते हैं। ये मूल संवैधानिक मतलब संविधान जब लिखा गया, संविधान जब बना हमारा, तब मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन इसको संवैधानिक रूप से, सांविधिक रूप से कह सकते हैं, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 51 का ए या का कह सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो 51 के का, इसको आप याद रख के जाइएगा। मूल कर्तव्य ये यहाँ पे अभी टोटल 11 कर्तव्य हैं। और बात करते हैं, जब मूल कर्तव्य जब संविधान मतलब जोड़ा गया था, तो उसमें केवल और केवल 10 ही कर्तव्य थे। एक और कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये कुछ बेसिक सी बातें आपको याद रखी हैं और जानी है पढ़ के, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। हम उम्मीद है हमने जितनी चर्चा करी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जो हमने आपको थोड़ी सी जानकारी देनी चाहिए आपके लिए हेल्पफुल होगी आने वाले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हम चर्चा ही कर रहे थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आर्टिकल 45 के से संबंधित है। तो आपको हम बता दें, कुछ जानकारी और दे देते हैं। आर्टिकल 45 है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये कहता है आर्टिकल 45। अब इसी से रिलेटेड है आर्टिकल 21 का मतलब ये है कि 21 के काम में है कि 14 वर्ष ये राज्य इसको राज्य की बात करें, राज्य का मतलब होता है कि जो मतलब सरकार है या जिस सरकार की संस्था है या कुछ भी जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, वो इन को जो है शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन 21 का जो कि ये मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है शिक्षा, मतलब जो हमारे 14 वर्ष की कम आयु के बच्चे उनको शिक्षा प्रदान करना यहाँ पे कहा गया है 21 का में। ये मौलिक अधिकार है, इनको आप राज्य के द्वारा लागू तो नहीं करवा, मतलब राज्य लागू करेगा लेकिन आप न्यायालय द्वारा इसको प्रदत्त नहीं करा सकते, मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आपके 21 के का जो है इसको न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। यही अंतर है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बात थोड़ी सी डिफरेंस समझ में, हम थोड़ी सी और अगर चर्चा करें यहाँ पे, थोड़ी सी और आपको बता देते हैं। आर्टिकल 44, अब बोलेंगे इसका क्या रिलेशन है। आर्टिकल 44 ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। पहले हम बता देते हैं, उसके बाद आपको बता दें क्यों हमने ऐसा बताया। हमने इसलिए क्योंकि अभी एमटीएस के हाल ही में जो मतलब एग्जाम इसके पहले वाले शिफ्ट हुआ था, इसके पहले का मतलब जो कुछ दिनों पहले मतलब चल रहा है, जैसे 1 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ, आज 14, तो इन्हीं के बीच में एक दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 44 किस से संबंधित है। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर आप लोग चाहते हैं आर्टिकल को बहुत ही बेहद मतलब आसान तरीका से सीखने के, मतलब जो आर्टिकल 1 से लेके और जैसे कि 51 तक की बात करें, क्योंकि इसके बाद आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इसमें आर्टिकल्स है। और अगर बात करें आर्टिकल 44 की बात करें, तो ये मतलब अभी ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। तो कुछ अभी जैसे आर्टिकल 1 से 4 के बीच में क्या है ये पूछा गया था, तो राज्य, उसके राज्य क्षेत्र है, तो भाग के बारे में पूछ लिया था। जैसे 4 से अब थोड़ी और डीप अगर जा ही रहे हैं तो चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे 5 से 11 की बात करें तो नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीजें बेसिक्स हैं, आपको याद रखना चाहिए। फिर उसके 12 से 35 उसमें यहाँ पे मौलिक अधिकार है। हम आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने की कोशिश करें ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आप अच्छा करके आए। तो ये कुछ बेसिक सी बातें जो एग्जाम में आ सकती हैं, क्योंकि ऐसा एग्जाम बनाया जा रहा है। एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने बताया आर्टिकल 44 पूछा जा चुका है, आर्टिकल 1 से 4 में क्या है ये पूछा जा चुका है। अभी आर्टिकल 44 मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आने वाले दिनों में ये भी संभावना है कि आपको दूसरा पूछा जा सकता है, तीसरा भाग पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको पढ़ के जाना है। जितनी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हैं तो आपको कुछ हेल्पफुल जरूर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्स इन इंडिया के पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो है ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्स इन इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। आइए, इसमें ज्यादा कुछ चर्चा करने वाली बात नहीं है। तो बुक के अगला क्वेश्चन है, भारत और कोरिया का ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ हुआ था। तो ये दिल्ली के जो है इंदिरा गांधी जो मैदान है कह सकते हैं, वहां पे ये दिल्ली में हुआ था ये चैंपियनशिप। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940, इसको 1940 ही लिखा गया, मतलब हिंदी के परिप्रेक्ष्य में, कि दशक में केलुचरण महापात्र ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नृत्य से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, ये आपको पता है। एसएससी की फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में ये है कि आपको कभी भी कुछ भी पूछा सकता है। तो आज के जो एग्जाम के शिफ्ट में आया वो पूछा कि 1940 के दशक में केलुचरण महापात्र ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया था। तो वो है ओडिसी नृत्य। ओडिसी के नृत्य को केलुचरण ने 1940 के दशक में फिर से पुनर्जीवित, या कह सकते हैं फिर से इसको मतलब पुनर्जीवन, मतलब इसका पुनर्जीवन का मतलब होता है जो एक बार हो सकता है कि ओडिशा का नृत्य
एक बारी मतलब हिडन मतलब कहीं खो गया था, तो उसको इन्होंने फिर से उजागर किया, मतलब लोगों के ध्यान में लाया और इसको जो है प्रदत्त किया लोगों के सामने। ये होता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारे डायमंड लीग किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो डायमंड लीग जो कि अभी हाल ही में हुआ, नीरज चोपड़ा, आपको आंसर पता होगा, बहुत ही हमारे शानदार जो कह सकते हैं इसमें गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं भाई, आप सबको पता होगा, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा भारत की मतलब भारत का नाम रोशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया कि इन्होंने इनका नाम भी गोल्डन बॉय पड़ गया। और इनके नाम पर भाला फेंक दिवस आपको बता देते हैं, थोड़ी और जानकारी देते हैं। भाला फेंक दिवस, अब ये 7 अगस्त, क्योंकि 7 अगस्त के दिन ही भारत ने पहला जो गोल्ड है वो नीरज चोपड़ा जी को द्वारा जीता गया था, भाला फेंकने के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जीता था। तो ये रही कुछ बेसिक से जो क्वेश्चंस थे जो आज आए थे, हमने उस पर चर्चा करने की कोशिश करी। तो आपका फर्ज बनता है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर कर दें। अगर आप किसी भी जो है क्या कहते हैं कि जैसे हम रीजनिंग की क्लासेस कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है वोकैबुलरी की भी क्लास अगर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको जो है अगर आपको कौन सी क्लासेज या रीजनिंग के अलावा और क्या पढ़ना है आपको आप बता सकते हैं, हम उसकी क्लासेस जरूर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये जो हमने थोड़ी सी आप लोगों के लिए एफर्ट डालने की कोशिश करी, आपको बताइए आपको कैसा लगा। और जो है चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपको लगता है कि हमने थोड़ा सा एफर्ट भी डाला हो तो आपको चैनल को लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आपको ऐसे और भी आने वाली वीडियो मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद।